Hey everyone, you are watching Back Exam Quest and in today's Eve show, we are going to discuss United Nations. Exactly. जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो यूनाइटेड नेशन अकेला नहीं है, उसके कई सारे ऑर्गन्स है, उसके कई सारे एजेंसीज हैं जो बार बार आपको एग्जामिनेशन में मिलती हैं। और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या, इतने सारे ग्रुप हैं या फिर ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सो आई होप कि आज के सेशन को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस है क्या। तो यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इंटर गवर्नमेंटल। ओके, यहाँ पे एक वर्ड क्या यूज हुआ है आपका, इंटर गवर्नमेंटल। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर गवर्नमेंटल। तो भाई जब भी कहीं पे इंटर गवर्नमेंटल वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि एक सॉवरेन स्टेट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है और कुछ ग्रुप से मिलकर इसे स्टार्ट किया है। ठीक है, और इसका एम क्या है, दैट एम्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब यूनाइटेड नेशन जो आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो एम है, जो उद्देश्य है वो क्या है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन। जो भी इसके ग्रुप मेंबर हैं, जो भी ग्रुप नेशन है, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन को डेवलप करना, अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, एंड बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन। इट इज द लार्जेस्ट, मोस्ट फैमिलियर, मोस्ट इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेड एंड मोस्ट पावरफुल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है आपका यूनाइटेड नेशन। इसका एम्बलम क्या है, इसका लोगो क्या है, याद कर लीजिए, ये यूनाइटेड नेशंस का लोगो है। ओके, अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यूएन का हेडक्वार्टर है यूएसए में। यूएसए पे कहाँ पर है, तो भाई न्यूयॉर्क में है। 26 जून 1945 इसका फाउंडेशन डेट है और इसके सेक्रेटरी जनरल जो हेड है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ओके, इतना आपको याद रखना है। तो एक बार फिर से हम लोग इससे की पीपल की बात करेंगे बिकॉज ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस। याद कर लीजिए, रट लीजिए कुछ भी, लेकिन कभी भूलना नहीं है। एंटोनियो गुटेरेस, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यू कैन सी हिज पिक्चर हियर। ओके, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है, अमीना जे मोहम्मद जी हैं। अमीना जे मोहम्मद की पिक्चर आप यहाँ पे देख लीजिए। जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है, देखिए जनरल असेंबली का मतलब होता है इनका एक महासभा होती है, हर साल इनकी एक महासभा होती है और उस असेंबली के लिए ये एक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। जैसे कि 2019 की जो इनकी असेंबली थी वो 74th असेंबली थी, 74वीं महासभा थी, तो उसकी जो हेड थे वो तिजानी मोहम्मद थे। लेकिन इस बार जो आपका 2020 चल रहा है, 2020 में 75th महासभा होने वाली है, 75वीं जनरल असेंबली होने वाली है और उसके जो हेड चुने गए हैं वो चुने गए हैं टर्की के वोल्कन बोज़के। और ये पहली बार है जब टर्की का कोई व्यक्ति असेंबली का प्रेसिडेंट चुना जा रहा है। ये कौन है, तो इनका नाम है वोल्कन बोज़के, इसे आप याद रखिएगा। और इन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है क्योंकि ये हाल ही में नियुक्ति हुए हैं और ये इस साल की नियुक्ति है, तो ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि चांसेस है इसके पेपर में आने के। और हम लोग पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर चीज में हमें वो चीज अंडरलाइन करनी पड़ेगी। वी नीड टू अंडरलाइन ऑल द थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं, ये थर्ड वाला आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा ग्रुप है देश का, तो इसमें वर्ल्ड की कितनी कंट्रीज हैं, तो आपके वर्ल्ड में टोटल कंट्रीज है 196। जो सबसे नया ऐड हुआ है दैट इज बोगेनविला, जो कि पापुआ न्यू गिनिया से अलग होकर नई कंट्री बनी है। तो 196 कंट्री में से अगर 3 कंट्री को छोड़ दे तो आपका 193 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब समझ में आया कि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, क्योंकि देश के 193, पूरी दुनिया के 193 देश इसमें लिस्टेड है। अब यहाँ पे 193 कंट्री लिस्टेड है, तो हमारे लिए क्या इजी है वो याद करना जो इसमें लिस्टेड नहीं है। तो वो 3 कंट्री कौन सी हैं जो इसमें लिस्टेड नहीं है, तो एक है पैलेस्टीन है, एक है वेटिकन सिटी और एक आपका तो एकदम नया है इसलिए वो लिस्टेड नहीं है, बोगेनविला। ये 3 देश हैं जो आपके बोगेनविला, ये 3 कंट्रीज जो हैं ये आपके यूएन के पार्ट नहीं है, अदरवाइज सारे के सारे यूएन के पार्ट है। ये 3 कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड है, 2 डिस्प्यूटेड है और एक बोगेनविला जो है ना वो तो नया बना है। तो क्या होता है कि ये लोग भी उससे अलग नहीं है। होता क्या है, एक होता है परमानेंट मेंबर,
परमानेंट मेंबर यूएन बनाता है, और एक बनाता है ऑब्जर्वर बनाता है। तो पैलेस्टीन और वेटिकन सिटी जो है ये परमानेंट ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशन के, लेकिन बोगेनविला अभी किसी तरीके से इसमें शामिल नहीं हुआ है। रीजन आपको पता है, क्योंकि वो अभी नया 2019 में ये देश बना है, सबसे यंग देश इसे कहा जाता है। तो वेयर इज पैलेस्टीन? तो इजराइल के पास, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इजराइल के पास पैलेस्टीन है, ठीक है। और कहाँ पे वेटिकन सिटी है? तो जो आपका यहाँ पे देखिएगा इटली के पास क्या है आपका वेटिकन सिटी, जिसे हॉली सी भी कहते हैं, ओके। और बोगेनविला कहाँ पर है? तो बोगेनविला आपका ऑस्ट्रेलिया के पास है, जो कि पापुआ न्यू गिनिया से अलग होके बना है। अब आगे यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 3 कंट्री है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो वो 3 कौन कौन से, एक बार मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग में दिखाती हूँ। एक तो ये आपका पैलेस्टीन है यहाँ पे, ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये क्या है, जॉर्डन है, इजराइल है, इधर क्या है, सीरिया है, इन सबके पास पैलेस्टीन है। और एक आपका इटली के पास है वेटिकन सिटी। दीज 2 कंट्रीज आर ऑब्जर्वर ऑफ यूनाइटेड नेशन, एंड बोगेनविला ना तो ऑब्जर्वर है अभी और ना ही इसका मेंबर है, बट हाँ आगे बन सकता है अगर ये पूरी तरीके से सॉवरेन हो गया तो। अभी तो ये पापुआ न्यू गिनिया के अधिकार से अलग हुआ है। आगे प्रोसीड करते हैं। इसका टास्क क्या है, यूनाइटेड नेशन को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एक लाइन तो आपने पढ़ी थी कि सिक्योरिटी पीस मेंटेन करना है और कॉपरेशन मेंटेन करना है, बट एग्जैक्टली ये सारी चीजें इनके दिमाग में आई कहाँ से? अगर हम लोग ये डिस्कस करें तो यहाँ पे देखिए, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट। आपको भी पता है कि जो हिटलर ने जो किया था, ठीक है, नाजी हिटलर ने जो किया था, जो उसने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे, कितने लोगों की जानें उसने ली थी और कितनी गलत तरीके से लोगों को मारा था, ज्यूज को मारा था। तो यहाँ पे इससे एक कह सकते हो कि इनका आइडिया आया कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करे। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, तब यहाँ पे ये भी, इसका भी इम्पैक्ट पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही एक्चुअली सिक्योरिटी पीस के लिए ये आपका अस्तित्व में आया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 1930 में। 1930 में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो इन्हें समझ में आया कि अच्छा कोई एक संस्था होनी चाहिए जो दुनिया के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान दे सके। तो ये मेन आपके इंसिडेंट्स थे जिसने फोर्स किया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जो पूरी कंट्री में इन चीजों के खिलाफ अगेंस्ट एक साथ खड़ा हो सके। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े इंसिडेंट्स थे जिनके इम्पैक्ट से यूएन जो है वो अस्तित्व में आया। ओके, तो अभी हम आगे बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के अंग की। मतलब कि यूनाइटेड नेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इसका ऑर्गन और एक होता है इसकी एजेंसीज। हम लोग कह सकते हैं ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन अकेला नहीं काम कर सकता ना, केवल एक संस्था नहीं काम कर सकती, इसके और भी कई संस्था हैं। अब इसकी और जो कई संस्थाएं वो कितने भागों में बटी हुई है, पहले हम ऑर्गन्स की बात करेंगे फिर हम एजेंसीज की बात करेंगे, दोनों में डिफरेंस है। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो आपका यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, महासभा है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरिएट है, सचिवालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है और यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल है। पहले इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसकी नॉर्मली एक महासभा है जो आपका ईयरली होता है, जहां पे सारे जो आपके मेंबर कंट्रीज है वो यहाँ पे आके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसे कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? इसे ऑर्गेनाइज करवाता है यूएन का ऑर्गन, अंग। कौन सा अंग? यूएन जनरल असेंबली। जिसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं बताइए? अभी मैंने आपको बताया है, फटाफट आप इसको तुरंत रिमाइंड करिए। अभी मैंने आपको बताया है, मैं कंट्री बता दे रही हूँ, टर्की की वो है, पहले टर्किश पर्सन है जिन्हें इस पद पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका यूएन सेक्रेटरिएट, मतलब सचिवालय। आप कह सकते हैं कि ये एक प्रशासनिक अंग है, ये पूरा कार्यभार संभालता है यूनाइटेड नेशन का, इसीलिए इसे सचिवालय कहा जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईसीजे। ये क्या करता है? यूनिवर्सल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है तो इसका मेन जो कह सकते हो कि इस पे जो मुकदमा है अपनी भाषा में वो कहाँ चल रहा है? तो वो आईसीजे में चल रहा है, यूनिवर्सल कोर्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ में चल रहा है। वहां से डिसाइड होगा फाइनली कि क्या होना है। किसी भी 2 कंट्री में डिस्प्यूट है, एरिट्रिया इथियोपिया का, कहाँ पे चलेगा? अगर वो दोनों कंट्रीज इसके मेंबर है तो, और जाहिर सी बात है सारी ही कंट्रीज के मेंबर है, तो दुनिया में कहीं भी कोई डिस्प्यूट होता है तो फाइनल जो होता है डिसीजन वो कहाँ से होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से होता है।
नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी काउंसिल। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले यूएनएससी को डिस्कस किया था, क्योंकि यूएनएससी में जो आपके नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं उसमें इंडिया को भी चूज किया गया था। तो ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस करता है। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये क्या करता है, ग्लोबली इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स को डील करता है। और लास्ट आपका है यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। एक्चुअली यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल अब इनएक्टिव है, क्यों है, क्योंकि ये ऐसे देशों पे मतलब कि एक्चुअली क्या था ना, यूनाइटेड नेशंस ने भी कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, मतलब एक तरीके से किसी जगह पे अधिकार कर लेना। तो जिस जगह पे अधिकार करता था उसका ट्रस्टी होता था, तो उसकी पूरी देखभाल करनी होती थी। इसका जो लास्ट जगह थी जहां पे इन्होंने अधिकार किया था, दैट वाज पलाऊ। पलाऊ एक आइलैंड है, तो पलाऊ जो है वो क्या हो गया, आजाद हो गया। और जब से पलाऊ आजाद हुआ अब कोई भी मतलब कि ट्रस्टी टेरिटरी इनके पास नहीं है, इसलिए यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसको इस काम के लिए रखा गया था वो प्रेजेंटली करंटली क्या है, इनएक्टिव है, मतलब यूज में नहीं है, वो संचालित नहीं हो रही है। क्लियर है। तो ये थी एजेंसीज, नहीं ये आपके ऑर्गन्स थे, माय मिस्टेक, ये ऑर्गन्स थे आपके यूएन के। अब आगे बढ़ते जो इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज कौन कौन सी है यूनाइटेड नेशन के, जो बार बार पेपर में आए हैं। तो टोटल आपकी 17 एजेंसीज है, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की टोटल कितनी एजेंसीज हैं, तो 17 एजेंसीज हैं। अब इन 17 एजेंसीज में देखिएगा सबसे पहले नाम आता है किसका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। नाम से ही जाहिर है कि पूरी दुनिया में फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसे ये एजेंसी यूएन की हैंडल करेगी। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, ठीक है। और क्यू डोंग्यू इसके क्या है, हेड है। और 1945 मतलब कि जब यूएन एस्टैब्लिश हुआ तभी से एफएओ भी काम कर रहा है, मतलब ये सबसे पुरानी संस्था आप कह सकते हो जो यूएन के साथ ही स्टार्ट हुई थी एजेंसी उसकी। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। राफेल ग्रोसी इसके क्या है, हेड है। और 1957 से ये एजेंसी काम कर रही है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा सिविल विमानन प्रक्रिया संभालती है पूरी दुनिया में, ट्रैफिक रूट वगैरह। और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, कनाडा में है। वांग लियो इसके हेड है, 1947 से ये काम कर रहा है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये भी कुछ इसी तरीके का काम है। इसमें भी फंडिंग होती है एग्रीकल्चर के लिए, पूरी दुनिया में जहां भी जरूरत है एग्रीकल्चर फंडिंग की जाती है। और इसका भी हेडक्वार्टर रोम इटली में है, तो याद करना आसान है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी वहीं पे है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का भी आपका जो एजेंसी है वो रोम इटली में है। 1977 से ये काम कर रहा है और गिलबर्ट जो है वो यहाँ के हेड है। लास्ट आपका है ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। गाय राइडर इसके हेड है और 1946 से ये काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा IMO। IMO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अब समुद्री जो चीजें हैं उसको जो हैंडल करता है वो है IMO। लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। किटैक लिम इसके क्या है, हेड है। और 1948 से ये काम कर रही है संस्था। अब देखो इंपॉर्टेंट जो है उसे अंडरलाइन कर लेना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे कि लास्ट जो हमारा पेज था इसमें FAO इंपॉर्टेंट था, ILO मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ चुका है, ILO पेपर में आ चुका है, ये दोनों इंपॉर्टेंट था। तो इसका याद रखिएगा, FAO रोम में है, ILO जिनेवा में है। FAO के हेड है कौन, क्यू डोंग्यू। और ILO के गाय राइडर है। अब आगे यहाँ पे आपका जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मिला दैट वाज IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि फंडिंग करता है जब किसी भी देश को जरूरत पड़ती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो ये फंडिंग करता है। इसका हेडक्वार्टर US में ही है, वॉशिंगटन DC में। क्रिस्टियाना जॉर्जीवा इसकी हेड है, 1945 से काम कर रहा है। ITU की बात करें, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, पेपर में बहुत कम पूछा गया है। जिनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। हॉलिंस झाओ इसके हेड है, 1947 से काम कर रहा है। आई विल हैव टू रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम हियर बिकॉज आप अदरवाइज देख नहीं पाएंगे पूरा, तो आई एम रिमूविंग माई सेल्फ। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ITU की बात हो रही थी। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है आपका वो क्या है, यूनेस्को। देखना IMF के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका, यूनेस्को है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ऑड्री ऑजुले जो है वो इसके क्या है, हेड है, और 1946 से काम कर रहा है। ये आपको जरूर याद होना चाहिए क्योंकि ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो आपको एग्जाम में बार बार मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। ली योंग इसके हेड है और 1967 से ये संस्था काम कर रही है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। जोरेब जो है वो इसके हेड है। 1974 से ये संस्था काम कर रही है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बर्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बिशार जो है वो इसके हेड है और 1947 से यूएन के अंडर में ये एजेंसी जो है वो काम कर रही है। नेक्स्ट आपका आता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है जो कि यूएस में है, यूएस की कैपिटल है। डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं और 1945 से ये यूएन के अंडर में काम कर रहा है। WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रोम इटली। देखो जितनी भी खाने पीने से चीजें रिलेटेड है वो कहाँ पे, इटली में है। आपका फूड एंड एग्रीकल्चर भी वहीं पे था, एग्रीकल्चर फंडिंग भी रोम में ही था, और अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी कहाँ पर है, रोम इटली में ही है। तो आपके लिए याद करना इजी है, आप ऐसे याद कर सकते हो। डेविड बीजली इसके हेड है, 1963 से ये काम कर रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है, इसका हेड ऑफिस है। टेड्रोस जो है वो इसके हेड है और 1948 से काम कर रहा है। इस समय सौम्या स्वामीनाथन जो है ना वो चीफ साइंटिस्ट है WHO की, ठीक है। अगला है WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका भी हेडक्वार्टर है। फ्रांसिस गेरी इसके क्या है, हेड है और 1974 से संस्था काम कर रही है। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसकी पिटेरी टेलस जो है वो सेक्रेटरी जनरल है और गेरहार्ड एड्रियन प्रेसिडेंट है। 1950 से संस्था काम कर रही है। आपके पेपर में सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया है वो पूछा गया है ऐसे एजेंसीज जो कि आपके जिनेवा में है। तो कौन कौन सी यूएन की एजेंसी है जो कि जिनेवा में है, तो वहां पे एक बार आप देख लो। पहली बात, जिनेवा है कहाँ पे, जिनेवा इज इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, तो वो आपका यूरोप में है। तो इटली के जस्ट ऊपर स्विट्जरलैंड और जिनेवा है। स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड के पश्चिम की तरफ जिनेवा है। ये यूएसए है जहाँ पे न्यूयॉर्क में आपका यूएन का हेडक्वार्टर है। और यूएन की एजेंसीज और ऑर्गन्स पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारी चीजें यही पे हो, जैसे कि आपने देखा कि कनाडा में भी हेडक्वार्टर है, मॉन्ट्रियल में, स्विट्जरलैंड में भी है, यूके लंदन में भी कुछ चीजों का हेडक्वार्टर है। तो इसकी एजेंसीज और ऑर्गन्स फैले हुए, लेकिन जो मेन यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में ही आएगा। ओके, तो देखो आपका जो जिनेवा है वहां पे ILO का है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का है और वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ये सब कहाँ पे, जिनेवा में है। जिनेवा का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे ज्यादा पेपर में इसका ही पूछा जाता है। सो गाइज, बहुत ही शॉर्ट में आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या होता है यूनाइटेड नेशन और किस तरीके के यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें कम इंपॉर्टेंट है। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, देयर इज नो शॉर्टकट। आपको अगर पता है 17 एजेंसीज हैं, उसमें से मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सी एजेंसी इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपने देख लिया, उसके बारे में आपको पूरी डिटेलिंग पढ़नी है और आपको जो इंपॉर्टेंट मैंने अंडरलाइन किया था उसकी डिटेलिंग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। या डोंट फॉरगेट टू कमेंट, जो मैंने इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किया था उसकी सारी डिटेलिंग और जो एक्स्ट्रा आप उसके बारे में जानते हैं, अपडेटेड है, विकिपीडिया से पढ़ के आप उसे कर सकते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बस आपको कमेंट करना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एंड गाइज, इफ यू वांट टू परचेज एनी ऑफ द कोर्स फ्रॉम अनअकैडमी, यू कैन यूज माय कोड टू गेट 10% डिस्काउंट, दैट इज SP शुभी। SP शुभी यूज करके आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और हाँ, लाइक तो अभी तक आपने कर ही दिया होगा। थैंक्स अ लॉट।